आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी को आगे हम बढ़ाने वाले हैं और उसमें हम बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बारे में। क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे बैक्टीरिया वायरस जितने भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो वो सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को समझना होगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोकैरियोट्स के और फिर किस तरीके से यूकैरियोट्स उससे भिन्न हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ए सेलुलर होते हैं और दूसरे होते हैं आपके सेलुलर। ए सेलुलर जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें लगा हुआ है ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि यहाँ पर आपकी सेल जैसी कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं होगा जो कि सेल के अंदर होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, ए सेलुलर कह देते हैं। दूसरी तरफ हम सेलुलर की बात करें तो यहाँ पर सेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर पाए जाएंगे और इसे अपन सेलुलर कह देंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में जो है वहाँ पे बताया है, 11th क्लास के अंदर भी ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ए सेलुलर की बात कर लेते हैं। तो ए सेलुलर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो मैं दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, उनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है वायरस। ठीक है, आजकल कोरोना वायरस और एक नया वायरस आया ओमिक्रॉन वायरस, उसका नाम आप काफ़ी सुन रहे होंगे। तो वायरस जो है वो एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक वायरस ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ए सेलुलर का मतलब क्या है कि ये किसी भी प्रकार की उन कंडीशन को फॉलो नहीं करता, यानी इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं पाया जाता जो कि इसको सेल बनाए। ठीक है, फिर ये सेल, दूसरी चीज़ क्या है कि ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, मेनली तो क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब इनको कोई होस्ट सेल मिल जाती है तो फिर ये क्या बन जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें क्या कहते हैं, फिर कनेक्टिव लिंक्स ये दोनों के बीच में बना रहे हैं। कनेक्टिव लिंक किस किस के बीच में ये कनेक्टिव लिंक बना रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये क्या बनाते हैं, कनेक्टिव लिंक्स बनाते हैं। वायरस के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता वायरस के पास, ना उसकी कोई सेल है ना कोई उसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटीन की शेल होती है और उसमें उसका क्या पड़ा रहता है, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि उसका जो डीएनए या आरएनए वो उसके अंदर पड़ा रहता है और प्रोटीन की सेल से वो कवर्ड रहता है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं, हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर है वो इन्फेक्शियस नेचर का होता है। ठीक है, यानी इसका काम सिर्फ संक्रमण फैलाने का है, इन्फेक्शन फैलाने का ये काम करता है। इस नेचर के कारण इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, बाकी सेल जैसा कोई भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, ये चीज़ हमने देख ली। दूसरी तरफ हम आते हैं सेलुलर की तरफ, यानी कि कोशिकीय सूक्ष्म जीवों की तरफ हम आते हैं। तो कोशिकीय सूक्ष्म जीव में आगे चल के दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं हमने। एक होते हैं आपके प्रोकैरियोट और दूसरे होते हैं यूकैरियोट। पहले हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या होता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर दो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक आता है बैक्टीरिया और दूसरे आता है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे अपन साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं। ठीक है, जिसे ही अपन क्या कह देते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं आपके यूकैरियोटिक या फिर यूकैरियोट्स, और ये हैं आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोट्स हम इन्हें कह देते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं आपके एल्गी यानी शैवाल, फंजाई यानी कवक, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ बोलते हैं। उसके अलावा आपके प्लांट्स आते हैं और एनिमल आते हैं, यानी कि आपके लोअर एनिमल्स से लेके हायर एनिमल्स तक जितने भी हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, एक यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोट सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म की थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि हमने क्या देखा सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक बना हमारा प्रोकैरियोट, दूसरा बना हमारा यूकैरियोट। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोट शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। प्रो शब्द जहाँ कहीं भी आता है वो एक प्रिमिटिव से इसका अर्थ लगाया जाता है, या फिर हम इसे कह देते हैं प्राचीन। ठीक है, और न्यूक्लियस का मतलब होता है हमारा केंद्रक से। ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि या फिर जिनका जो केंद्रक है वो प्राचीन प्रकार का है, प्रिमिटिव प्रकार का है, या फिर हम कहें वेल डेवलप्ड नहीं है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रोकैरियोट्स कह देते हैं। दूसरी तरफ हम यूकैरियोट के शाब्दिक अर्थ को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सत्य केंद्रक, और न्यूक्लियर कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो या तो हम इसे कहते हैं सत्य केंद्रक या फिर हम इसे कहते हैं नवीन केंद्रक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य और नवीन का क्या मतलब है, या फिर हम कहें प्राचीन का मतलब क्या है। तो सत्य केंद्रक या फिर नवीन केंद्रक का मतलब होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड हम किसे कहेंगे, जिस न्यूक्लियस के पास उसकी खुद की मेम्ब्रेन होगी,
ठीक है, मेम्ब्रेन होगी, प्लस उस सेल के पास आपके क्या होंगे, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो सेल ऑर्गेनलीज होंगे, और वो सेल ऑर्गेनलीज कैसे होंगे, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। तो ही हम उस केंद्र को या फिर उस सेल को क्या कहेंगे, अपन यूकैरियोट सेल कहेंगे। अदरवाइज यदि केंद्र के पास उसकी मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर वो एक प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक है, और फिर हम उन एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। ठीक है, देखिए हम प्रोकैरियोट सेल की बात कर रहे हैं। एक प्रोकैरियोट सेल हम बात करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया, प्रोकैरियोट सेल के अंदर बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो प्राइमरी प्रकार का न्यूक्लियस का होता है, यानी कि प्राचीन प्रकार का, या फिर हम कहें जहाँ से न्यूक्लियस या फिर सेल की स्टार्ट हुई है उस प्रकार का इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये कुछ भी नहीं होता, बस एक सिंपल सेल होती है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि इनके पास जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी हम कहें केंद्रक की हम बात करते हैं तो वेल डेवलप्ड या फिर हम कहें ट्रू का मतलब क्या होता है, तो यदि उस न्यूक्लियस के पास खुद की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जैसे अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलीज जिसे अपन कोशिकांग कहते हैं, तो यदि ये सारी चीज़ उसके पास प्रेजेंट है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, यूकैरियोट्स के अंदर अपन रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, इसलिए ये एनिमल कौन से हैं, प्रोकैरियोट सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल्स आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, चलिए हम यूकैरियोट सेल की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यूकैरियोट, एक बार प्रोकैरियोट देख लेते हैं हम। ये प्रोकैरियोट है, एक बैक्टीरियल की सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है ये। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं ये इसकी कवरिंग है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल भी होती है, वो किसके अंदर होती है, कुछ यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। हम बात करते हैं कि कैप्सूल, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, सेल की कवरिंग ही होती है, वो कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं छोटे छोटे, इनके अंदर आप देख पा रहे हैं ये उंगली जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, इन्हें अपन कहते हैं प्लीज या फिर प्लाइज। ये क्या करते हैं, किसी भी आधार पर इनको आधार पर चिपकाने का काम ये करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं बैक्टीरिया बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सभी जगह, लगभग सभी जगह ये पाए जाते हैं, चाहे वो ठंडे से ठंडा प्रदेश हो या फिर गर्म से गर्म वो पानी का झरना हो, तो ये लगभग सभी जगह ये आपके ऑर्गेनिज हम कहें या फिर ये जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं या बैक्टीरियल सेल हैं, ये लगभग सब जगह पाए जाते हैं। तो सब जगह पाने के लिए इनके पास नेचर ने सारी चीज़ें दे रखी हैं, पूरी व्यवस्था है इनके पास कि ये रह सकते हैं। एक आपको लंबा प्रवर्ध दिखाई दे रहा होगा, किसके कंपेयर में, प्लाई के कंपेयर में, इसे कहते हैं अपन फ्लैजिलम। और फ्लैजिलम किस में काम करता है, इसकी गति में या फिर इसको मोशन कराने का काम करता है क्या, फ्लैजिलम इसको दिशा देता है किस तरीके से घूमता रहता है। तो ये एक प्रोकैरियोट सेल है। ठीक है, इस प्रोकैरियोट सेल के पास इसका केंद्रक है, उस केंद्रक की मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, उस केंद्र की मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो किसका काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण या फिर हम कहें प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं कौन, राइबोसोम। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि इसकी एक बैक्टीरियल सेल हमने देखा जिसे अपन प्रोकैरियोट कह देते हैं। चलिए यूकैरियोटा के अंदर हम बात करते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स प्रकार की सेल होती है, वो कैसी थी, सिंपल सेल थी, लेकिन ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स सेल है। जब यूकैरियोट शब्द में हमने यू का मतलब देखा ट्रू, तो ट्रू का मतलब क्या था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी इनके पास प्रेजेंट हैं। तो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिकांग इनके पास उपस्थित हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन बनी हुई है या फिर हम कहें झिल्ली उनके पास है। ठीक है, और इसी के कारण हम इन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कह देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एल्गी, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फंजाई तक आपके किसके अंदर आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ये फिर मैक्रो के अंदर चले जाते हैं। एक यूकैरियोट सेल की हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे पहले हमें बाहर की कवरिंग इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है। फिर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें सेल वॉल भी दिखाई देती है, लेकिन हम बात करें एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अलावा हम बीच में बिल्कुल देख पा रहे हैं न्यूक्लियोलस है और बीच में इसके बाहर की तरफ है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की खुद की कवरिंग है। इसी के कारण हम इसे यूकैरियोट कह रहे हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है जहाँ से आपके राइबोसोम्स निकलते हैं। राइबोसोम की उत्पत्ति कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोसोल जिसे कह देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि एक कोशिकांग है और ये कैसे हैं, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं ये सारे के सारे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, राइबोसोम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके पास प्रेजेंट और एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर दिखाई देती हैं हमें सारी की सारी। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने बात करी। अब हमें देखना होगा डिफरेंस बिटवीन यूप्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी कि कुछ डिफरेंस ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग करते हैं। कई सारे एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं,
लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस बताइए। यहाँ पर हमने इनके लक्षण लिखे हैं, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले नंबर पर प्रोकैरियोटिक कोशिका है और दूसरे नंबर पर आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं साइज़ की, यानी कि इसकी आमाप कितनी होती है। तो प्रोकैरियोट कोशिका काफ़ी छोटी कोशिका होती है जिसकी साइज़ 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो ये 5 माइक्रोमीटर से लेके आपकी 100 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन तक होती है। इसके मुकाबले ये थोड़ी बड़ी होती है। कवरिंग की बात करें यानी आवरण की हम बात करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कवरिंग। ठीक है, एक आवरण तंत्र युक्त होती है, द्वि आवरण तंत्र होती है, यानी यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और यहाँ पर कैसी मेम्ब्रेन पाई जाएगी, डबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल केवल जीवाणुओं यानी कि केवल बैक्टीरिया में होती है और किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की ये बनी हुई होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। सेल वॉल की बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में तो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी और वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की, और पेप्टाइडोग्लाइकन वहाँ पर एब्सेंट होता है। साथ ही साथ आपकी जो एनिमल सेल होती है, ठीक है, एनिमल सेल में भी आपकी जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती, यानी कि एब्सेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एक प्रारूपिक केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, यानी कि एक जो टिपिकल आपका जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होगा, उसकी जगह पर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। और उस न्यूक्लियोइड में क्या होगा, उसका आरएनए डीएनए जो भी एक बैक्टीरिया के रहते हैं, सारे जो भी हम कहें जेनेटिकल कैरेक्टर्स रहते हैं वो उस न्यूक्लियोइड के अंदर पाए जाएंगे। प्रारूपिक केंद्रक यानी कि एक टिपिकल न्यूक्लियस पाया जाएगा और वो न्यूक्लियस कैसा होगा, कलायुक्त यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होगा। साथ ही साथ उसमें क्रोमेटिन पाए जाएंगे, केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस भी उसके अंदर पाई जाएगी। तो सारी हम कहें टिपिकल केंद्रक के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, क्रोमेटिन जालक हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है और न्यूक्लियोलस हमें देखने को मिलती है। तो यूकैरियोट के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। डीएनए की हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लियोइड है आपका वो साइटोप्लाज्म यानी प्रोकैरियोट की जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी फ्रीली वो घूमता रहता है उसके अंदर। ठीक है, और ये कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए इनके अंदर पाया जाएगा। कैसा डीएनए पाया जाएगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर यदि केंद्रक की बात करें तो केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक के भीतर रहता है। ठीक है, डीएनए कहाँ मिलेगा, इसका केंद्रक में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, इसके अलावा लवक जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते थे। ठीक है, प्लास्टिड कह देते हैं। सामान्यतः रेखीय प्रकृति यानी लीनियर होता है और एक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए कैसा पाया जाएगा, डबल पाया जाता है, डबल हेलिक्स का डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है और डीएनए का अंश जो है वो अधिक मात्रा में रहता है, यहाँ पर डीएनए का अंश कम मात्रा में रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मिड होता क्या है। तो किसी भी प्रोकैरियोट कोशिका में उसके न्यूक्लियोइड के अलावा एक अन्य हम कहें न्यूक्लियोइड के अलावा एक अन्य डीएनए पाया जाता है। ठीक है, या फिर एक अन्य जेनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड कह देते हैं। और प्लाज्मिड कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं प्लाज्मिड हमेशा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में ही प्लाज्मिड पाए जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी ये प्लाज्मिड नहीं पाए जाएंगे, यानी कि कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। मीजोजोम्स की हम बात करते हैं तो मीजोजोम कोशिका कला के अंतर्वलन से बने हो सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट होंगे। मीजोजोम हम समझते हैं, देखिए मान के चलिए ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल में अंदर की तरफ ये फोल्डिंग्स बनेंगी और इस फोल्डिंग्स से क्या बनेंगे, आपके मीजोजोम्स बनेंगे। ठीक है, और ये मीजोजोम्स क्या करते हैं, आपके श्वसन में हेल्प करते हैं, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि एक प्रोकैरियोट जो कोशिका है वो एक प्रिमिटिव प्रकार का कोशिका है और उसके अंदर आपके श्वसन के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं है। तो इसके जो कोशिका कला है यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इंटर फोल्डिंग से, उसकी जो इनर फोल्डिंग्स होती हैं उनसे आपके मीजोजोम्स बन जाते हैं और यहाँ पर मीजोजोम्स बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर श्वसन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर जो श्वसन होता है आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तर्कु उपकरण यानी कि हम कहें इन्हें स्पेंडल फाइबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जब सेल डिवाइड करती है तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते और यहाँ पर जब कोशिका विभाजन करती है यानी सेल डिवाइड होती है तो वहाँ पर आपके तर्कु उपकरण या फिर हम इन्हें कह देते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स,
स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट करते हैं। और आपने देखा होगा जैसे ये आपका क्या है, क्रोमोसोम्स है, तो एक क्रोमोसोम्स आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो यहाँ के जुड़ेगा, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ के जुड़ेगा और बीच में से दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, एक इसको लेके यहाँ पे आ जाएगा, एक इसको लेके यहाँ पर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, कशाव की। अब हम बात करते हैं, देखिए कशाव जिसे अपन क्या कहते थे, फ्लैजिलम कह देते थे। तो छोटा होता है, 4 से 5 माइक्रोन बाई 12 नैनोमीटर का होता है और ये एक तंतुकीय प्रकृति का होता है। वहीं हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आपका जो फ्लैजिलम है वो बड़ा साइज़ में पाया जाता है। ठीक है, अब अपन कोशिका द्रव्य गति की कहते हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक मोशन होती है वो साइटोप्लाज्मिक मोशन इसमें नहीं पाई जाती। और यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मोशन या फिर जैसे साइक्लोसिस कहते हैं कि अमीबिया गति, अमीबॉइड मोशन पाई जाती है, यानी कि आपका जो सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो गति करता रहता है। तो प्रोकैरियोट में ये बिल्कुल एब्सेंट होगी और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगी। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट होती हैं और गैस रिक्तिका यानी गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है गैस वैक्यूल्स किसके अंदर पाई जाती हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ये गैस वैक्यूल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाएंगी और सामान्य रिक्तिकाएँ हैं जो बेसिकली जो आपकी वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होंगी, लेकिन यहाँ पर वैक्यूल्स पाई जाएंगी। हम अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कह रहे हैं, तो यहाँ पर एब्सेंट होगी। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगी और वो कैसी होगी, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, तो मुक्त रूप से राइबोसोम पाए जाते हैं और वो किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्रकार की हम बात करें तो 70S प्रकार के राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े हुए या फिर मुक्त रूप से उपस्थित हमें देखने को मिलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर या तो राइबोसोम किस पर जुड़े होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े होंगे, या फिर खुले हुए हमें देखने को मिल जाते हैं मुक्त रूप से। और इनका प्रकार क्या होता है, 80S प्रकार के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। थाइलेकोइड की हम बात करते हैं, तो थाइलेकोइड आपके प्रेजेंट होंगे या तो एब्सेंट रहेंगे, लेकिन यदि प्रेजेंट होंगे तो फिर वो किसमें देखने को मिलेंगे हमें, साइटोप्लाज्म में। यानी कि इनके जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल, वो सब साइटोप्लाज्म में ही पड़े हुए हैं, बिखरी हुई अवस्था में, कोई भी सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। और थाइलेकोइड हमें पादप कोशिकाओं में केवल हरित लवकों के भीतर हमें देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पर अनुपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है, और इसकी जगह माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मैंने आपको पीछे बताया क्या प्रेजेंट होते हैं, मीसोसोम्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर मीसोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। चलिए, गोल्जी काय की हम बात कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एब्सेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एब्सेंट होगा, यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे। लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं पाया जाता और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पिलाई की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया पिली। ठीक है, पिलाई क्या करते हैं, किसी भी जगह पर इनको अटैच होने का काम करते हैं, तो वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, यहाँ पर वो एब्सेंट होंगे। संपुट को बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, वो कैप्सूल जीवाणुओं में उपस्थित हो सकता है। जैसे हमने बताया कि कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर कैप्सूल पाया जाता है जो कि उनकी हाई टेम्परेचर में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी कैप्सूल नहीं पाया जाएगा। हम विभाजन की बात करते हैं, डिवीज़न की, तो सरल विखंडन को कहते हैं सिंपल फ्यूज़न। ठीक है, सिंपल फ्यूजन के द्वारा यहाँ पर विभाजन हो जाएगा और यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के विभाजन सेल डिवीजन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। देखिए आप, गोल्जी बॉडी आपने नाम सुना, लाइसोसोम नाम सुना, सेंट्रोसोम नाम सुना, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पर क्या है, एब्सेंट हैं, और ये सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये सारे एब्सेंट हैं, इसका मतलब ये कैसा केंद्रक हो गया, ये एक प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक यहाँ पर हो गया। ठीक है, प्राचीन प्रकार का, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक विकसित नहीं हुई हैं, लेकिन जब कोशिका विकसित हो जाएगी तो वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो यूकैरियोट के अंदर वो देखने को हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने डिफरेंस देखे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट क्या होता है, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस किस प्रकार के होते हैं वो हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।